पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, देश के जो ताज़ा हालात हैं, सेना लगातार ब्रीफ दे रही है, पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, लगातार देश में इसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को ब्रीफ किया। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो बड़ी बातें हैं नरेंद्र मोदी के, क्या कुछ है और उसके इफेक्ट क्या हैं जनता में? देखिए सागर जी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर लागू हुई, उसके ठीक 51 घंटे बाद जो है उन्होंने देश के नाम अपना संबोधन दिया। और जैसे ही यह खबरें आई कि प्रधानमंत्री जो हैं आज कुछ देश के नाम अपना संदेश देने वाले हैं, वैसे ही लग रहा था कुछ बड़ी बात होगी। और लेकिन लोगों ने ये भांप लिया था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसी से जुड़ी हुई बातें होंगी और लोग सुनना भी चाह रहे थे। चलिए, जो हमारी सेना है वो समय समय पे अपना बात रख रही थी, लेकिन लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाह रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही। देखिए, प्रधानमंत्री ने आपको 22 मिनट का पीएम का यह संबोधन था कल का, जिसमें उन्होंने पहलगाम में जो हमला हुआ उसका जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, सीज फायर का जिक्र किया, आतंकवाद का जिक्र किया, सिंधु जल समझौते का जिक्र किया, पीओके पर भी उन्होंने बात कही। अब देखिए, इसमें अहम चीज़ है कि जो ऑपरेशन हुए ऑपरेशन सिंदूर में, तो कैसे हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और जिस पे पाकिस्तान उछल रहा था, जो एयरबेस है, और किस तरीके से उसकी कमर टूट गई एयरबेस की। और अब उसका क्या कहते हैं, उसके आकलन में दुनिया भी लगी हुई है और पाकिस्तान तो खैर उसमें लगा ही हुआ है। और इसी वजह से कई मतलब सीज फायर की वजह तो हम लोग बता ही चुके हैं। तो प्रधानमंत्री एक एक बात रख रहे थे और एक आक्रोश, जो सागर कह रहे हैं, वाकई में एक आक्रोश लोगों में था कि सीज फायर आखिर हुई क्यों, आखिर क्या हुआ, क्यों दबाव में सरकार आ गई, अमेरिका के दबाव में आ गई। तो उन सब चीज़ों को इन्होंने रखा है पीएम ने कल। और कल अमेरिका ने भी फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया कि ट्रेड बंद कर देने की बात हमने कही, तब जाके सीज फायर रुका। हाँ ठीक है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो थोड़े बड़बोले हैं ही ना। नहीं, अब दो देश समझौता कर रहा है तो सबसे पहले वही सोशल पे मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। तो खैर, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बड़बोले तो हैं ही और इसके बारे में बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है, काम की बात। और पीएम ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि अगर हम फिर से अगर इस तरह की आतंकी घटनाएं हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और एक बात पीएम ने और कही है, उसको ध्यान में देश के लोगों को उस बात को रखनी चाहिए। क्या? तो उन्होंने कहा है कि अभी जो है चीज़ें बंद नहीं हुई हैं, हम लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। जैसे ही कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी तो उसका जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। पीओके वाली बात भी उन्होंने, हाँ, पीओके को लेके भी उन्होंने कहा, क्योंकि पीओके पे बहुत लोगों को ये है कि पीओके क्यों नहीं आया, पीओके क्यों नहीं आया। तो पीओके वाली भी बात जो है हम दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पीओके पर भी जो बात पीएम को कहनी थी उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया। बिल्कुल, ये एहसास करा, हाँ, एहसास उन्होंने करा दिया है। कल सर कुछ कमेंट्स भी आए थे हमारे खबरों पर, उसके बारे में भी मैं बता दूं कि देखिए, न्यूज़ हाट पर जो भी खबरें हम लोग देते हैं वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है। और जो कमेंट्स आ रहे थे उसमें हम लोगों ने नीचे में अखबार की कटिंग भी सर मैंने लगा दी थी कि लोग देख लें कि जो खबरें हम बता रहे थे वो हवाई नहीं थी, वो कई मीडिया हाउसेस ने भी उस खबर को चलाया है। तो ये भी जवाब, तो खैर अखबार की कटिंग तो आप कह रहे हैं कि लगाए थे, हाँ, कमेंट। लेकिन सागर जी, जिनको इस बात का एहसास नहीं है और वो बात अलग है, उनको एहसास कराया भी नहीं जा सकता है। ज़रा पाकिस्तान से पूछिए कि उसके क्या हालात हैं और उसके जो परमाणु ठिकाने हैं, अभी पूरी दुनिया की नज़र उस पर है कि अच्छा यही था परमाणु ठिकाना, क्या यही था, क्या यही था क्या? अच्छा, परमाणु जो ठिकाना रहता है उस सबको बता दिया जाता है क्या? नहीं बताया जाता है। लेकिन जो नुकसान हुआ है, वो एक कहावत है ना कि भीतरक मार जो है भीतरे नहीं, वो भीतर ही पता है, जिसको लगी है वो मार
उसको पता है, सारा गुमान उसका खत्म हो गया है सागर जी। जो हम तो अभी चर्चा कर ही चुके हैं, जो हवाई पट्टी को लेकर उसके गुमान थे पाकिस्तान के, सारे गुमान जो है उसके धराशायी हो गए हैं। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि आप लोगों को ये सब कहाँ से पता चल रहा है। तो भाई इसीलिए हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं, पूरा पत्रकारिता पढ़े हैं, एक लंबा खासा अनुभव सर ने भी गेन किया है, हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। तो इसी काम के लिए हम लोग हैं, तो हमारे पास सूत्र हैं और अपडेट्स आते हैं जो हम आप तक लेकर आते हैं। लेकिन इस बात के लिए 100% आप कंफर्म रहिए कि जो कंफर्म सोर्सेस और ऑथेंटिक सोर्सेस से हमारे पास खबरें आते हैं वही हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चलिए अगले मुद्दे पर चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक मुद्दा है सीज फायर। अब बिहार में एक चर्चा अलग राजनीतिक है कि क्या चुनाव है बिहार में, क्या चुनाव से पहले ये सीज फायर वाला मुद्दा काम करेगा, मुद्दा बनेगा सीज फायर? मुद्दा देखिए, दो धड़ों में लोग बढ़ चुके हैं। एक धड़ा वो है जो यह मानता है कि पाकिस्तान पे कार्रवाई हुई, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया। अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा भी की कि पाकिस्तान को जो टारगेट था हिंदुस्तान का, भारत का, उस टारगेट को पीएम ने भी कहा, हमारी तीनों सेनाएं इस बात को कह रही है कि हमारा जो टारगेट था हमने उसको अचीव किया है। अब सियासत की बात, और सियासत की बात इसलिए कि 5-6 महीने में बिहार में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में आखिर, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, पहले से ये थी कि भाई जातीय जनगणना, तो उसको सरकार ने कहा कि हम करवाएंगे, तो वो मुद्दा खत्म विपक्ष का। तो अब विपक्ष के लिए मुद्दा कौन हो, तो फिर ऐसे ही आपको पहलगांव का जवाब सरकार की तरफ से शुरू हो गई कार्रवाई इस पर, 9 आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। तब सवाल हुआ कि अरे विपक्ष, चूंकि चुनाव है तो भाजपा इसका लाभ उठाएगी, एनडीए इसका लाभ उठाएगी बिहार के चुनाव में, ये हो गया। तो एकदम विपक्ष सन्न था इस पर, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही कार्रवाई मतलब सीज फायर लागू हुई, वैसे ही दो धड़ों में लोग बट गए और एक लाइन खींची। कौन सी लाइन? जो कार्रवाई पाकिस्तान पे सरकार के द्वारा की गई, उससे लाइन क्या खींची जो मोदी के सपोर्ट नहीं भी, वह भी बात तारीफ करने लगे मोदी की कि ये बहुत अच्छी कार्रवाई है, इस बार एकदम पूरी सबक सिखानी है, तो हर हाल में पाकिस्तान को घुटने पर फिर से लाना है। इंदिरा गांधी भी याद करने लगे 1970 याद करने और किस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े हुए बांग्लादेश बना, उसको याद करने लगे। तमाम जो है लोगों को जहन में बात, पुरानी बात याद आ गई। लेकिन एक धड़ा इधर ये हो गया कि भाई सीज फायर हो गई। अब जो है तो सीज फायर होने के बाद से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा लगा। बाकी भी जो समर्थक टाइप के जो लोग थे उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की, मतलब गुस्से में आ गए मोदी। इसी में लोगों को इंदिरा गांधी की याद आने लगी थी कि इंदिरा गांधी जो थी ऐसे कि ये हुआ, कैसे पाकिस्तान के टुकड़े किए गए। तो देखिए, तो अब भी दो धड़ा बना हुआ है, क्योंकि अब सियासत में क्या असर पड़ सकता है, जितनी मेरी समझ है अब भी दो धड़ा बना हुआ है कि एक धड़ा जो है विपक्ष को मुद्दा बनाएगा बिहार चुनाव में, एकदम बनाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा था, वो छीन गया। अब इसको विपक्ष बड़ा मुद्दा बना देगा। अब क्या है, लेकिन अगर कुछ चमत्कार इसमें हो जाता है, कुछ चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि पीएम ने कहा है कि अगर कुछ भी हुआ तो हमारी तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर है और हम जो है मुंहतोड़ और करारा जवाब देंगे, तो चीज़ें बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अब एक कोने में रख दिया गया है। ऑपरेशन अब भी जारी है। हाँ, जारी है ऑपरेशन। पीएम की बातों से मुझे जो अर्थ लगा है वो अर्थ हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो ये मुद्दा बनेगा। अब है कि एनडीए इसका काट खोजेगा, इस तरीके से इसका काट किया जाए ताकि विपक्ष इसको मुद्दा नहीं फायर। तो ये दोनों चीजें होंगी। अब इसका अगर सही आकलन की बात कहेंगे तो जब बिहार चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे, जब उसके नतीजे आएंगे तब बात समझ में आएगी कि हाँ इसका असर कितना पड़ा सीज फायर का, या फिर पाकिस्तान पे जो कार्रवाई हुई उसका असर कितना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर एक बड़े वर्ग ने मोदी को सपोर्ट करना शुरू किया,
अगर वैसा कुछ हो जाता है फिर तो चीजें बदल सकती हैं। सीज फायर का मुद्दा जो बनने वाला है वो गौन भी हो सकता है। कौन भी हो सकता है। तो चलिए अब थोड़ा सा बिहार की सियासत पर भी लौटते हैं। हालांकि ये सवाल हमारा बिहार से रिलेटेड ही था, लेकिन अब बिहार पॉलिटिक्स में एक बार फिर से राहुल गांधी की सर एंट्री होने वाली है। और आपको मालूम है कि जब जब बिहार में राहुल गांधी आ रहे हैं इधर पिछले कुछ दिनों से कुछ बड़ा करके जाते हैं। क्या फिर से कोई बड़ा करने की तैयारी है? बड़ी तैयारी तो है कांग्रेस की, क्योंकि राहुल गांधी फिर 15 मई को आ रहे हैं। बड़ी बात ये कि वहाँ फूले फिल्म देखेंगे पटना में, और खास लोगों के साथ देखेंगे। दलित जो कार्यकर्ता हैं, बड़के लोगों के साथ वह इस फिल्म को देखेंगे। और इसका दरभंगा जाएंगे जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मिथिलांचल में नज़र पटना में तो है ही। पिछले बार जब राहुल गांधी आए थे तो बेगूसराय गए थे, जो कन्हैया की यात्रा जो निकली हुई थी उसमें शामिल हुए थे। इस बार फिल्म देखना, फिर दरभंगा जाना, वहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करना। और चूंकि दलित वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काउंटर भी तो करने नहीं जा रहे, क्योंकि मधुबनी में एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का था, उसी क्षेत्र में था। अब दरभंगा राहुल गांधी जा रहे हैं। हाँ, इसको इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है, क्योंकि पिछले बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो वो मिथिलांचल में ही थे, मधुबनी गए थे। तो राहुल गांधी आ रहे हैं तो दरभंगा जा रहे हैं। और मिथिलांचल का जो इलाका है उसके हर्ट कहे जाते हैं मधुबनी और दरभंगा। तो एक जगह वहाँ ये गए तो राहुल गांधी वहाँ। सही है, सागर जी का सवाल सही है। सर कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ एक और बड़ा जो मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने 243 सीटों के लिए आवेदन मांग लिए हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब तो है। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी दलितों को साधने के लिए आ रहे हैं, अपने बेस वोटर को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, और लगातार प्रयास इसी तरीके से राहुल गांधी के हैं। लगातार राहुल गांधी आ रहे हैं। अब जो क्यूआर कोड का था कि क्यूआर कोड के माध्यम से ही आप जो है टिकट की मांग कर सकते हैं। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात अगर कहें तो जो आज से इस पर मतलब कल से इस पर आवेदन भी शुरू हो गया। और 243 सीटों के लिए कांग्रेस ने आवेदन मांगा है, सभी सीटों के लिए। ये बड़ी बात है। इसके मायने हैं और इसके राजनीतिक मायने हैं। राजनीतिक मायने बस एक से अगर 2 लाइन में कहें तो इसके 2 मायने। पहला तो प्रेशर पॉलिटिक्स, आरजेडी पर एकदम प्रेशर बना के रखना, ताकि जो ये 70 सीट मांग रहे हैं उस आंकड़े को ये छू जाए। इसके लिए। और हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम का कहना है कि 243 सीटों पे इसलिए आवेदन मांग रहे हैं कि अगर महागठबंधन से कोई प्रत्याशी खड़ा होगा तो महागठबंधन से प्रत्याशी तो खड़ा होगा ही ना होगा। तो वो कह रहे हैं किसी न किसी दल से, तो कह रहे हैं कि उन सबको मदद मिलेगी इससे। तब कितनी मदद मिलती है, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स से एकदम स्पष्ट। और आप दूसरा ये मायने है कि कांग्रेस सही में अपने को आंकना भी चाहती है कि वाकई में अलग अलग मतलब 200 विधानसभा सीट 45 को कैंडिडेट है भी कि नहीं है। ये कितना पानी में कांग्रेस है वो तो समझ में आ जाएगा ना, लेकिन इससे विवाद खड़ा होगा महागठबंधन खड़ा होगा। और क्या एक कॉपी लगता है जनसुराज का, पीके का कॉपी भी तो नहीं लगता है? हाँ, दूसरे स्टेट में तो कांग्रेस ने ऐसा पहले कभी किया नहीं। पहली बार बिहार में इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। अब कितना सफल होता है वो तो वक्त बताएगा। जो वर्तमान में विधायक हैं कांग्रेस के, उनको भी इसी माध्यम से आवेदन करना है टिकट के लिए। ये भी एक मजेदार और दिलचस्प वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के राजनीति में केवल कांग्रेस में ही हलचल नहीं है, भाजपा में भी खूब हलचल है। अब भाजपा के नए नवेले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि अब तो पुराने हो चले, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, संगठन को बदल देंगे, नए पदाधिकारी लाएंगे। क्या कुछ हो रहा है सर? मतलब चुनाव के पहले भाजपा पूरी तरह से नई हो जाएगी क्या? हाँ, पहले बयान क्या कह रहे हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उसको कह देते हैं। ये कह रहे हैं कि भाजपा जो प्रदेश कमेटी है उसका पुनर्गठन 10 दिनों के भीतर किया जाएगा और इसमें नए चेहरों को जगह दी जाएगी। प्रदेश के सभी पदाधिकारी और प्रवक्ताओं का तबादला किया जाएगा। ये बात जो मूल बात है हम आपको सुना दिए कि ये बात उन्होंने कही है प्रदेश अध्यक्ष ने। हाँ, मायने कहे। अच्छा देख लीजिए, आप जानते हैं भाजपा के नेताओं से जो बात होती है तो चेहरे पर रौनक नहीं है। हाँ,
मतलब सबकी कुर्सी जाने वाली हाँ, सब अब कह रहे हैं सबका तबादला कर देंगे, सब ये कर देंगे, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको जगह मिलेगी। सब एकदम ये है कि आखिर हो क्यों नहीं रहा है, हमारे अध्यक्ष जी सुगबुगा क्यों नहीं रहे हैं। तो अध्यक्ष जी बीजेपी के हाँ अब सुगबुगा गए हैं। एक बात बताते हैं आपको, ये 10 मई तक ही हो जाना चाहिए था, लेकिन एकदम ये इसका मतलब यह है कि सारा जो है क्या कहते हैं जो कांटे थे उन सारे कांटे को लगता है जो दिलीप जायसवाल हैं उन्होंने अपना साइड कर दिया है। और ये बड़ा इशारा मिल रहा है कि नए लोगों को ज़्यादा तरजीह मिलेगी, नए लोग मैक्सिमम शामिल होंगे। भाजपा के जो तमाम गुट हैं उनको साध लिया गया है, सभी के नाम एक्सेप्ट हो गए हैं। हाँ, ये देखने वाली बात, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नाम में अगर कहेंगे ना तो भाजपा में कई गुट है, विजय सिन्हा गुट, सम्राट चौधरी गुट, हाँ तो गुट तो बताना पड़ेगा ना, जब गुट का जिक्र आप कर रहे हैं तो नित्यानंद राय गुट, खुद अब अध्यक्ष जी का गुट नहीं, दिलीप जायसवाल का गुट, तो इतने गुटों से नाम मिला था कि इनको बनाइए क्या महामंत्री, इनको बनाइए उपाध्यक्ष, मूल बता रहे हैं आपको, इनको बनाइए ये, इनको बनाइए ये। तो प्रेशर में तो वाकई में स्वाभाविक है, जो गार्जियन होता है वो तो प्रेशर में रहता ही है ना, कोई इधर से मांग करता है, कोई उधर से मांग करता है। अब उनका बयान आ गया है और इससे अब नई ऊर्जा का संचार होगा बीजेपी के नेताओं में, खलबली और बचेगी। हाँ खलबली बचेगी। अब चलिए, अब कभी न कभी तो खलबली मचनी है ना, कभी तो कुर्सी तो जानी ही है, या नए लोगों को नई जिम्मेदारी मिलनी ही है। तो अब यह खबर बीजेपी से कि 10 दिन में आ जाएगा, मतलब नई कमेटी का पुनर्गठन हो जाएगा। टिप्पणी में चाहूँगा, अंतिम सवाल है मेरा, हिंदुस्तानी आवाम जो मोर्चा है, पार्टी है जीतन मांझी की, उसने भी अपना प्रदेश कार्यकारिणी की ऐलान किया है मुजफ्फरपुर से। तो आपको क्या लगता है, मजबूती के लिए किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग से पहले एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है? दोनों चीज़ है, प्रेशर पॉलिटिक्स है और आप ताकत दिखाइएगा तभी ना आपको हिस्सेदारी अच्छी मिलेगी। तो दोनों चीज़ है इसमें सागर जी, ये भी दिखाना, अपने को मजबूत भी करना है और उस मजबूती का ताकत का एहसास भी कराना है, दोनों बातें हैं इसमें। चलिए, तो देखिए, बिहार से जुड़े हुए तमाम जो जानकारी थे सियासत के, वो लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला न्यूज़ हाट पर जारी है, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।